से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखे कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्चना, आपकी सखी, सहेली, दोस्त, आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी पॉडकास्ट की विशेष सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी को लेकर। इस सीरीज के 17वें एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रांस साथियों और उनकी सेहत के सवाल की। जानेंगे क्या है ट्रांस व्यक्तियों के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के मायने। मौजूदा हेल्थ सिस्टम ट्रांस व्यक्तियों के लिए कितना सुविधाजनक है, उनके शरीर से जुड़ी चुनौतियां क्या है, क्या भारत की मौजूदा स्वास्थ्य संरचना ट्रांस स्वास्थ्य के सवालों को सही और संवेदनशील तरीके से सुलझा पाने में सक्षम है। तो साथियों, आज के 17वें एपिसोड जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी का पिटारा खोलने से पहले, अपने एक्टिविस्ट और ट्रांस साथियों से बातचीत शुरू करने से पहले आपको अच्छी खबर देती हूँ। ये खबर आई है हमारे देश की सर्वोच्च अदालत से। अदालत में मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की। माननीय न्यायालय ने कहा कि हम गर्भवती महिला की जगह गर्भवती व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सिसजेंडर महिलाओं के अलावा गर्भावस्था का अनुभव कुछ गैर बाइनरी और ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी कर सकते हैं। पूरे ट्रांस आंदोलन में माननीय उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय के लिए नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की यौनिक चुनाव को लेकर ऐसी टिप्पणी एक समावेशी समाज की तरफ कदम है। इस खबर के साथ अपने आज के पॉडकास्ट का कारवा बढ़ाते हैं और बात करते हैं रचना से। रचना एक खुद भी ट्रांस व्यक्ति है और पिछले कई वर्षों से भारत में ट्रांस आंदोलन के साथ काम कर रही हैं। हमारी साथी नीतू रचना से ये समझने की कोशिश करेंगी कि जब कभी यौन एवं प्रजनन अधिकार की बात आती है तो उसे औरत और मर्द की बाइनरी में ही क्यों देखा जाता है। इस दृष्टिकोण का ट्रांस समुदाय पर क्या असर पड़ता है। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य में इलाज के दौरान क्या दिक्कतें होती है। क्या हमारे देश की मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था और साइकेट्रिस्ट ट्रांस लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के प्रति संवेदनशील हैं? तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब रचना से सुनते हैं। तो रचना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कभी यौन एवं प्रजनन अधिकार की बात आती है तो उसे औरत और मर्द की बाइनरी में ही देखा जाता है। इस दृष्टिकोण का ट्रांस समुदाय पर क्या असर पड़ता है आपके अनुसार? जेंडर में विविधता बहुत है और ये हर एक फील्ड में गया नहीं है, और साइंस में भी मतलब जेंडर अभी तक बाइनरी में ही है। सेक्स तो मतलब बॉडी एनाटॉमी को लेकर भी डाइवर्स है, फिर भी वो ज्यादातर की बाइनरी में है। उदाहरण के तौर पे लड़का या लड़की हुआ तो उसका मतलब सेक्स रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इंटरसेक्स बेबीज जो है मतलब जो बिना कोई अंग पैदा होते हैं या दोनों अंग से मिलके पैदा होते हैं, ऐसे बेबीज का कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं होता है। एक एग्जाम्पल है कि मतलब साइंस भी और हेल्थ सेक्टर भी कितना मतलब बाइनरी को मतलब फॉलो करते हैं और स्टीरियोटाइपिक करते हैं। ये इसकी वजह से बहुत सारा मतलब कठिनाई है जो दूसरे जेंडर में अपने आप को पाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रति होता है समाज में। पहले हम शुरू करेंगे जो सेक्स है। अभी जो मैं बोला कि अगर इंटरसेक्स बेबीज का रिकॉर्ड नहीं होता है तो उनको अपनाते भी नहीं है। वो बच्चों को कभी मतलब बहुत ज्यादा तरह से छोड़ दिया जाता है। माँ बाप भी
उनको या तो हॉस्पिटल में जहाँ पे पैदा हुआ वो वहां पर छोड़ देते हैं, या किसी को बुला के मतलब जैसे हमारा हिजरा समुदाय है वो लोग को दे देते हैं कि ये मतलब ना लड़का है ना लड़की है बोल के। तो आगे जाके बहुत सारा स्टिग्मा ऐसा बच्चों को झेलना पड़ता है, कई ऐसा बच्चों का मृत्यु भी हो जाता है। और हमारा देश में 2 हिस्टोरिकल जजमेंट्स है, हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का, कि ऐसा बच्चों का मतलब देखभाल करना है, ऐसा बच्चों का भी हक है। और इनके ऊपर जो करने वाला जबरदस्ती जो करेक्टिव सर्जरीज हैं वो अपना मतलब सही समय तक, जैसा 14 या 15 साल तक जब बच्चा तय कर लेगा वो कौन सा जेंडर में वो जीना चाहता है, क्योंकि करेक्टिव सर्जरीज छोटे उम्र में ही ज्यादातर की माँ बाप अगर इंटरसेक्स बेबी हुआ तो उसको लड़का बना दो ऐसा एक डिमांड डॉक्टर्स के सामने लाते हैं। तो जो बच्चा का दायित्व या निर्णय उसके ऊपर नहीं रहता है कि वो कौन सा सेक्स में रहना चाहता है या कौन सा जेंडर में अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, बच्चा तय नहीं कर पाता है, इसलिए उसके लिए माँ बाप ही डिसीजन ले लेते हैं जो आगे जाके प्रॉब्लम होता है। तो ये जजमेंट्स में ये साफ बोला गया कि जो भी करेक्टिव सर्जरीज कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद उनके निर्णय को मतलब फॉलो करते हुए ये सर्जरीज करना है, ऐसा जजमेंट में बोला गया है। और इंटरसेक्स पर्सन्स का मतलब सही ख्याल रखना, बच्चों का भी सही ख्याल रखना, ऐसा बोला गया है। कई दफे ऐसा भी हम देखते हैं कि जो ट्रांस महिला जब अस्पताल में इलाज के लिए जाती हैं तो डॉक्टर उसका जेंडर खुद ही तय करके इलाज करते हैं। इस स्थिति में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? हाँ, क्योंकि अक्सर जो ट्रांस लोग जाते हैं बाइनरी में ही मतलब अपने आप को चिन्हित करके जाते हैं। जैसे मान के चलो मैं ट्रांस हूँ, मैं ट्रांस महिला, मैं अगर साड़ी जोड़ के गए तो जब तक मैं नहीं बोलूं, मेरा आवाज भी महिला की जैसे है, मेरे देखने में भी औरत जैसे सुंदर हूँ, वो सब देख के वो तय कर लेते हैं कि ये औरत है। जब तक हम मुंह ना खोले, हम जब तक नहीं बोलते हैं कि नहीं हम ट्रांस है, जब तक वो लोग मतलब औरत मान के ही जाते हैं, चलते हैं। और यहाँ तक भी बोलते हैं कि अगर पेट में दर्द है तो एब्डोमिनल स्कैनिंग भी कर लो, आपका मंथ या पीरियड्स हुआ, ये सब पूछना लगते हैं। हाँ, और हम ट्रांस बोलने के बाद फिर आ जाता बॉडी के ऊपर कंसंट्रेशन कि हाँ ट्रांजिशन हुआ या नहीं हुआ, कैसे कहाँ से हुआ, ये सब पूछना, फिर बॉडी स्क्रीनिंग वो सब शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कि जेंडर तो तय करते करते हमारा जो जेंडर बाइनरी में जब रहते हैं, एक चीज है अगर आप ट्रांस हो लेकिन आप मान के चलो मैं ट्रांस महिला हूँ लेकिन मैं पैंट शर्ट पहन के गई हूँ, मैं बोलती हूँ मैं ट्रांस महिला हूँ, फिर वो लोग मेरा जेंडर मतलब मेल ही जैसा लिखते हैं और मेल जैसा ही मतलब मुझे प्रोनाउंस करते हैं और बुलाना लगते हैं, और उनका रवैया भी मेरे प्रति मेल जैसा ही रहता है, जो बहुत ही ट्रॉमेटिक है। अगर मैं ट्रांस महिला हूँ लेकिन मैं पैंट शर्ट पहन के गई हूँ और मुझे मर्द जैसा बिहेव कर रहा है कोई मतलब मुझे इलाज करने वाला डॉक्टर या कोई कंपाउंडर, उससे बहुत ड्रामा होता है। तो कहने का मतलब है कि ड्रेस चाहे कोई भी पहनने दो, जो सेल्फ आइडेंटिटी प्रिंसिपल है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि ट्रांस लोग अपने जेंडर खुद तय कर सकते हैं, अपने आप को मेल फीमेल ट्रांस तीनों में कैसा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो अभी भी समझ नहीं बन पाया कि डॉक्टर की खुद तय कर लेता है, जो कपड़े पहने हैं वो हिसाब से हमारा जेंडर तय कर लेता है। रचना जी, कई बार जब हम ट्रांस के बारे में बात करते हुए जेंडर डिस्फोरिया शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है। अगर हम आपसे समझना चाहें कि ये क्या है? जेंडर डिस्फोरिया तो एक कंडीशन है, ये बीमारी नहीं है लेकिन एक कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है, जहाँ पे मतलब एक सेक्स में पैदा हुए सो लोग दूसरा सेक्स में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मान के चलो लड़का जैसा पैदा हुआ वो लड़की जैसा, या लड़की जैसा पैदा हुआ वो लड़का जैसा, या ना लड़की में ना लड़का में अपने आप को दिमागी तौर से ना पहचानते हैं। तो ये तो मतलब WHO ने भी कहा और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने 2015 में भी कहा कि ये एक मानसिक बीमारी नहीं है, एक स्थिति है।
तो अंत में ये संक्षिप्त में बोलना चाहती है कि जेंडर डिस्फोरिया कंडीशन वजह से हर एक ट्रांस व्यक्ति में ये पाया जाता है, ऐसा नहीं है। किसी किसी में पर्सनल होगा जेंडर डिस्फोरिया, मतलब कभी भी उसको नुकसान नहीं देगा कि मान के चलो मैं लड़का जैसा पैदा हुई हूँ, लेकिन फिर बचपन से ही मैं लड़की अपने आप को मानी हूँ, और मेरे घर वाले भी मेरे साथ कुछ भेदभाव नहीं किए। तो मेरा जो डिस्फोरिया था अभी भी सोशल नहीं हुआ, मतलब उस वजह से मुझे मतलब दिक्कत नहीं हुआ कि आप मैं अपनी बॉडी पार्ट चेंज करने के लिए वो एक वजह जैसा नहीं लिया। हाँ, मैं अपनी मर्जी से अपना बॉडी पार्ट सर्जरीज वगैरह कराई, लेकिन डिस्फोरिया मेरा सुइसाइडल तक नहीं लेके गया। तो इसलिए डिस्फोरिया का असेसमेंट अगर किसी से पाया जाता है, वो असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, तो साइकियाट्रिस्ट से क्लिनिकल, फिर उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट की जैसा मतलब सर्जरीज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है जेंडर डिस्फोरिया कंडीशन। और अगर हम आपसे ये भी जान पाए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ये ट्रांस साथियों के शरीर से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिससे वो अक्सर जूझते हैं। अगर आप मुझे अपने अनुभव से या आपके काम करने का जो अनुभव है वो बता पाए कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है इसका। ये बाइनरी जो हमने पहले डिस्कस किया ना, ये हर एक चीज में हम पाए जाते हैं। मतलब मान के चलो, मैं जब से मेरी दिमाग में मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगी मैं एक ट्रांस व्यक्ति हूँ, डिस्फोरिया है मुझे, कि मैं एक सेक्स में पैदा हुई लेकिन अपने आप को अपोजिट सेक्स में मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, और ना किसी में या दोनों में भी आइडेंटिफाई करती। तो मतलब इतनी बाइनरी वर्ल्ड में इसको आप मतलब बोलोगी कैसा, कम आउट कैसे करोगी, पहला वो चुनौती एक बन जाता है। वो चुनौती सामने आने के बाद फिर मेरा पहला घर वालों को कैसे मैं बोलूं, ये चीज कैसे जाहिर करूं कि मैं डिस्फोरिया कंडीशन से गुजर रही हूं, क्योंकि उनको खुद समझ जब नहीं बनी है तो मेरा क्या कंडीशन वो लोग समझेंगे। तो ये जो आप बोल रहे थे कि मेंटल एक्सपर्ट्स जो जेंडर डिस्फोरिया कंडीशन के एसेस करने का जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स है उनको ही समझ नहीं, मतलब मैं ट्रांस महिला हूँ। मुझे जाने के बाद जनवरी जेंडर डिस्फोरिया का असेसमेंट के लिए मैं गई, फिर वो साइकियाट्रिस्ट पहला सवाल ये पूछने लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या है। ये सवाल पूछने से ये कहीं ना कहीं झलकता है कि खुद हेल्थ एक्सपर्ट्स को, ये चाहे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो या फिजिकल, इनको ये समझ नहीं बन पाया कि सेक्सुअलिटी अलग है, सेक्स अलग है, जेंडर अलग है। दूसरा, ये खाली हेल्थ एक्सपर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, अलग स्टेक होल्डर्स जैसा वकील है, हम जब हमको कोर्ट में जाते हैं वहां पे भी पूछा जाता है क्या हम कोई या कहीं नौकरी के लिए हम जाते हैं, वहां पे भी ये सवाल पूछते, पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पे भी ये सवाल पूछते हैं कि पूछना तो अलग है, थोड़ी थोड़ी जगह तो अपने आप भी मतलब ये इसका परसेप्शन बना लेते हैं। मान के चलो अब मैं कुछ स्कूल में गया या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए, फिर वो लोग बोलते हैं, मना कर देते, हमारे इधर पॉलिसी नहीं है। इसका वजह ये वो अक्सर मतलब सुनाया जाता है हमारे पीछे, हमारे मुंह के ऊपर तो नहीं बोलते कि एक ट्रांस लोगों को, व्यक्ति को यहाँ मतलब हम जगह देंगे, पूरा खराब कर देगा माहौल, या स्कूल का कॉलेज का, ऐसा सोचते हैं। तो उसके लिए कई मतलब अलग डायरेक्शंस में हमको काम करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया रचना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपने अनुभव साझा करने के लिए। निश्चित तौर पे आपने ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को उठाया है जिस पे बात करना, चर्चा करना जरूरी है, और जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें ट्रांस साथी कहाँ पे फिट बैठ रहे हैं, उसमें कितना गैप है, आपने इन सब विषय पे बात की। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। शुक्रिया नीतू जी, आपको भी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कि ट्रांस समुदाय को जेंडर डिस्फोरिया से लेकर अपने यौन एवं प्रजनन अधिकारों तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदल भी रही है। फरवरी 2023 में हमारे देश में पहली बार केरल के एक ट्रांस कपल ने बच्चे को जन्म दिया था। इस ट्रांस कपल का नाम है जिया पावेल और साहद, जो भारत के पहले ट्रांसजेंडर पेरेंट्स बने हैं। ये दोनों ही बच्चा गोद लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी लगी। सो इन्होंने खुद गर्भवती होने के संबंध में डॉक्टर की सलाह ली, लेकिन डॉक्टरों ने ट्रांस महिला के
गर्भधारण की संभावना से इनकार कर दिया। तब ट्रांस पुरुष यानी साहद ने गर्भधारण किया और फरवरी 2023 में एक बच्चे को जन्म दिया। एक बात बताऊं, चूंकि साहद की ब्रेस्ट सर्जरी हुई थी, इसलिए बच्चे को दूध पिलाना संभव नहीं था। ऐसे में ये दोनों रोजाना कोझिकोड के मिल्क बैंक से सुबह शाम दूध लेने जाते थे। ये ट्रांस कपल कहता है कि वो अपने बच्चे को लिंग, धर्म या रंग देखकर प्यार करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन केरल में जिस संवेदनशीलता से साहद की प्रेगनेंसी को संभाला, वैसी संवेदनशीलता सभी ट्रांस साथियों के साथ नहीं होती। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांस साथियों के अनुभवों के रिश्तों को और ज्यादा समझने के लिए हम बात करते हैं हेल्थ एक्टिविस्ट डिम्पल से, जो आज वैशाली जिले में स्वास्थ्य विभाग में काम करती हैं। हमारी साथी नीतू डिम्पल के अनुभव से ये समझने की कोशिश करेंगी कि भारत में मौजूदा स्वास्थ्य संरचना में बहुत सारी कमियां हैं। ऐसे में ट्रांस समुदाय जो पहले से ही हाशिए पर है, उसकी क्या दिक्कतें हैं? तो आइए सुनते हैं डिम्पल को। साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं इस वक्त जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी, और मैं नीतू इस वक्त बिहार के पटना शहर में हूँ और हमारे साथ डिम्पल जैस्मीन जी हैं। और डिम्पल जैस्मीन जी इस वक्त वैशाली जिले के हाजीपुर में काम करती हैं। तो डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। डिम्पल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लंबे समय से स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पे काम कर रही हैं, तो अगर हम आपसे समझ पाएं कि ट्रांस साथियों के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के क्या मायने हैं। मैं 2014 से विहान प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। और ये जो प्रोग्राम है, मैं पहले थोड़ा सा विहान प्रोजेक्ट के बारे में बता देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारा HIV एड्स का प्रोग्राम है। और जो भी लोग, महिला, पुरुष, किन्नर, बच्चे जो भी हैं, सभी लोगों को जब HIV हो जाता है तो उनके पोस्ट ट्रीटमेंट पे हम लोग काम करते हैं, है ना। उनकी काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। रही बात ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ट्रांस महिला हो या ट्रांस पुरुष हो, हमारे लिए जो ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य आप बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि एक मेल बॉडी में एक फीमेल सूल होना, एक पुरुष के शरीर में एक महिला का मन होना, ये बहुत ही ज्यादा अंदर से कचोड़ने वाला होता है। क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम क्या हैं। और सेक्सुअली भी हम लोग, जैसे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रांस वुमेन्स हैं, बहुत सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अभी जॉब्स ना होने के कारण या फिर वैसी चीज़ें अवेलेबल ना होने के कारण जो होनी चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब के लिए नहीं होने के कारण वो सेक्स वर्क भी करती हैं। और ड्यूरिंग द सेक्स वर्क हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीजेस होते हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। तो उन पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी ट्रांस महिला या ट्रांस पुरुष, उनके लिए ऐसी कोई सुविधा निर्धारित नहीं की गई है अभी तक। जैसे कि अगर एक ट्रांसजेंडर महिला गई OPD में अपने आप को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे महिला के लाइन में लगी हैं, पुरुष के लाइन में लगी हैं। अब ये किन्नर कहाँ जाए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो है वो कहाँ जाए। अब उस चीज़ में लोग कहते हैं नहीं आप इधर जाइए, आप उधर जाइए, है ना। तो सिस्टम ही पूरा मतलब वो है कि इनके लिए कुछ वैसा बनाया ही नहीं गया। और जैसे तैसे अगर आप मिल भी लेते हैं डॉक्टर से, तो ना ही वहाँ कोई ट्रांसजेंडर काउंसलर है, ना ही उनको ट्रांसजेंडर मेंटल हेल्थ पे किसी तरीके का आइडिया है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, कुछ भी नहीं है। तो वो एक ट्रांस महिला या ट्रांस पुरुष को कैसे सेक्सुअली आप काउंसलिंग दे पाएंगे, उनको कैसे समझा पाएंगे सेफ सेक्स करने के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, डिजीजेस के बारे में कैसे समझा पाएंगे आप। डिम्पल जी, आपने एक बात कही कि जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र जो भी हैं, तो मेल एक लाइन में लग जाते हैं, फीमेल एक लाइन में, पर ट्रांस साथियों के लिए ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हमारे भारत में जो स्वास्थ्य सिस्टम है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपको ट्रांस साथियों के लिए किस तरह की कमी महसूस होती है?
हेल्थ फैसिलिटीज में ऑल इंडिया में अगर हम कहें तो कहीं कहीं बहुत सारी चीजें आई भी हैं, ऐसी बात नहीं है ना। बहुत सारी चीजें आई भी हैं, जैसे दिल्ली में एक ट्रांसजेंडर के लिए ओपीडी बनाया गया है, जो कि एक निर्धारित दिन और निर्धारित समय भी चुना गया है कि इस दिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आकर के और अपना इलाज यहाँ करवा सकते हैं, है ना। तो कुछ स्टेट्स ने काम किया है, लेकिन मैं बिहार की बात कर रही थी। और रही बात नेशनल लेवल पे, तो सभी जगह मेंटल हेल्थ पे काउंसलिंग होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रांसजेंडर पर्सन के लाइफ में, चाहे वो ट्रांस मेन हो चाहे ट्रांस वुमेन हो, कोई हो, ठीक है। मेंटल हेल्थ पर बात बिल्कुल होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग बिल्कुल होनी चाहिए। ये ऑल इंडिया लेवल के लिए मैं बता रही हूँ। अगर मैं आपसे जान पाऊँ कि क्या आपको अपनी बात खुलकर अपनी समस्याएं बताने में आप लोग सहज हैं? बिल्कुल सहज हैं, बिल्कुल सहज हैं, क्यों नहीं है। समस्याएं तो आती रहेंगी, है ना, लेकिन हम कहने से पीछे नहीं हट सकते। हमें जो मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। एक तरीके से तो नासा जजमेंट का सारा चीज कागज पे आ गया कि आपको ये चीजें करनी है, इनको हेल्थ डिपार्टमेंट में रखना है, इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखना है, इनको सब जगह नियुक्ति करना है ना। लेकिन 2014 से पहले अगर आप देखिए तो हमें नहीं लगता है कि हमारी गिनती भी होती थी। हमारी गिनती भी नहीं थी 2014 से पहले। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब हम लोगों को थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी मिला, तब हमारे आधार कार्ड भी बनने शुरू हुए। लेकिन उसके पहले का अगर आप देखिए 2014 से पहले क्या नहीं था। उसमें भी अभी लेटेस्ट जो बिहार में जाति गणना हो रही थी, उसमें हम लोगों को भी एक नंबर दिया गया था। अब बताइए कि किसी की लैंगिकता आपका धर्म या फिर जात हो सकता है? अगर कोई पुरुष है तो क्या उसका लैंगिकता, क्या उसका जात डिसाइड कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारी चीजें, तो मैं सहज हूँ अपनी समस्याओं को सामने रखने में भी और उनको बताने में भी। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग आते हैं और हम लोगों से कम इस चीजों के बारे में बात भी करते हैं। नहीं तो मैं अभी 2014 से मतलब कि काम भी करते आ रही हूँ, लेकिन वैसी चीजें डेवलपमेंट कहाँ हो रही हैं। हम लोग गवर्नमेंट को लगातार लेटर लिखते हैं, और जैसा मैं पहले बताई भी थी कि मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में मेंबर भी हूँ, चीजें रखते हैं हम लोग, लेकिन कहाँ कंप्लीटेड हो रही है? कुछ भी चीजें नहीं है, ग्राउंड लेवल पे तो कुछ भी नहीं है। ट्रांस व्यक्तियों की शरीर से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं? ट्रांसजेंडर शरीर से सबसे बड़ा चुनौती तो यही है, जो ट्रांस महिला है तो पुरुष के तन में एक महिला का मन, और ट्रांस मैन में महिला के शरीर में एक पुरुष का मन। यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जब तक हम अपने आप को कंप्लीट वुमेन नहीं फील करते, पूरी तरीके से हम अपने आप को नारी नहीं समझ पाते, ये हम में ही चुनौती सबसे बड़ी बात है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसको कैसे एक्सेप्ट करें और सामने वाले को कैसे इसके बारे में साझा करें, कैसे बताएं कि हम ऐसे नहीं हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हम लोग आज तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद में। इतनी तरीके से ट्रांजिशन होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें अब इस चीज को लेकर के, है ना। इतना तो मतलब एज अ फीमेल हम लोग बन रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, जो समाज के द्वारा जो जेंडर रोल्स है बनाया गया है वो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक महिला को जो पहनना चाहिए वो हम लोग पहन रहे हैं, जो एक महिला को करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि हम लोग डोमिनेटिंग नहीं हो सकते हैं, हम लोग पुरुष की तरह डोमिनेटिंग नहीं हो सकते हैं। पूरे समाज का, घर का, परिवार का किस तरह से ताना बाना है ये एक्सेप्टेंस की हम जब बात करते हैं? तो कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो परिवार से ही शुरू होता है। अगर जो आपको 9 महीने गर्भ में रखकर आपको जन्म दी हो, जो भाई आपके साथ बचपन से खेला हो, जो बहन आपसे बचपन से खेली हो, जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। ये रही बात समाज की, तो लोग यही सोचता है कि जो समाज कह रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है, पूरा गलत है। तो हम इस चीज को नहीं मान सकते कि मतलब, तो हम बस यही चाहते हैं कि पहले परिवार अपना हाथ बढ़ाए। किसी भी ट्रांस महिला को, किसी भी ट्रांस पुरुष को कोई घर से जाने को ना बोले। उसको जैसे उसका बच्चा वो है
उसके बच्चे को भी उसको भी अपना बच्चा माने, माँ उसको अपना बच्चा माने, अपना भाई माने, बहन माने, सब कुछ माने और उसको अपने घर में रखे। क्योंकि जब घर से बाहर लोग जाते हैं ना तो उसका जिंदगी और बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब वो घर में रहेंगे ना तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके तरफ हाथ उठाने की, चाहे आंख उठा के देखने की। तो परिवार में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और जब परिवार में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, जब आपको घर से बाहर निकाला जाता है, उस दौरान किस तरह की हिंसा और भेदभाव होता है? बहुत होता है। मैं अगर पर्सनली देखूं तो मुझे तो मेरे भाई ने कहा ऐसा कि इसको मार देते हैं, बोड़ा में बांध करके और बाईपास पे फेंक देते हैं। इवन इतना कुछ किया गया मेरे साथ। इस तरीके की चीजें आती है। घर से निकलने के बाद तो लगता है कि ये बस ओपन केस है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। ऐसा लगता है कि कोई भी कुछ भी कह दे, गाली दे दे, छक्का मौगा हिजड़ा बोल के ताना मारे। तो ये कहाँ तक, आखिर ये दो नीति तो नहीं हो सकती ना। जहाँ भगवान शिव अर्धनारीश्वर का रूप लेते हैं तो आप उनकी पूजा करते हैं, यहाँ फिर क्यों ऐसा नहीं है? आप पूजा ना करें तो आप कम से कम इज्जत तो करें। लैंगिकता के आधार पे नहीं तो कम से कम इंसान के रूप में तो एक दूसरे का इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए कि आप भी इंसान हैं, आपके भी अंदर जो खून बह रहा है वो भी लाल है और हमारा भी लाल है। तो कम से कम इंसान के नाते तो हम लोग इज्जत करें एक दूसरे का। लैंगिकता तो बहुत बात की बात है। और बहुत सारे ट्रांस साथी बहुत ट्रॉमा से गुजरते होंगे। बहुत ज्यादा ट्रॉमा है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा। मैं इसीलिए बार बार एक चीज को दोहरा रही हूँ कि उनके मेंटल हेल्थ पे बात होनी बहुत जरूरी है। अगर मेंटल हेल्थ पे बात नहीं होगी तो कितनी ट्रांस महिला है जो कि सुसाइड कर लेती हैं, कितने ट्रांस पुरुष हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, घुट घुट कर अपने अंदर घुट घुट कर मर जाते हैं। बहुत मुश्किल है ये जिंदगी, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक चीज बहुत अच्छी है हम लोगों में कि हम लोग हौसला नहीं हारते हैं, हम लोग करते रहते हैं। हम लोग कोशिश अंतिम समय तक करेंगे कि हम लोग भी इस समाज के अंग बन जाएंगे। हम लोग कोशिश हमेशा ये चीज करते रहते हैं। अपनी तरफ से हम लोग कभी ये सारी चीजों में पीछे नहीं हटते हैं। कि क्या आपके जॉब करने के बाद आपका जीवन कुछ बदला है? बहुत बदला है, बहुत बदला है। मेरा जीवन बहुत बदला है। सबसे पहले तो मुझे अब ये ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत नहीं रही और मेरे एजुकेशन के कारण मैं अपनी मेहनत से अपना आगे काम कर रही हूँ, लोगों की मदद कर रही हूँ और अपने जैसे लोगों के लिए भी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी हमेशा सदैव खड़ी रहती हूँ। चाहे वो थाना पुलिस में किसी चीज़ का आपको डिस्क्रिमिनेशन का केस हो या फिर कहीं भी हॉस्पिटल्स में, कहीं भी, सब जगह खड़ी होकर उनका इलाज करवाती हूँ, उनके लिए लड़ती हूँ, उनके राइट्स के लिए फाइट करती हूँ। तो कम से कम ये एक चीज़ अच्छा लगता है खुद में कि चलो कम से कम पढ़ाई किए तो इन लोगों के लिए आज लड़ पा रहे हैं। नहीं तो आज हम भी इसी भीड़ में शामिल होते और जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, थाना पुलिस हॉस्पिटल्स, वो इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करती रहती। तो डिम्पल जी, आपने बहुत निजी और बहुत पर्सनल अनुभव साझा किए हमारे साथ और आपको बहुत सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं जब आप हमसे बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो सुन रहे हैं, जिनके घर में इस तरह से कोई भी ट्रांस में मेल या ट्रांस फीमेल है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे उनकी ज़िंदगी को आसान करें, कैसे हम उनको बराबरी पे लाएं, शायद हम समझ पा रहे होंगे आपको सुनकर। ऐसे क्या कदम उठाएं ताकि आप लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाए? सबसे पहले तो हम सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि किनके भी घर में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी बच्चा ऐसा है तो आप उसको अपने दोनों हाथ से पकड़ के अपने घर में रखिए, अपने गले से लगा कर रखिए उसको। घर से बेघर मत करिए, घर से बाहर जाने को मत कहिए। उसकी लैंगिकता क्या है, उसका मन क्या कहता है, उसको जानने का कोशिश कीजिए, उसको अपनाइए। हो सकता है जब आप अपनाना शुरू करेंगे, अगर एक व्यक्ति भी अपनाएगा तो 1 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे। इस तरीके से हमारा समाज बदल जाएगा, है ना।
तो घर में अगर किसी को लगता है कि हमारा बच्चा इस तरीके का है, तो उसको घर से बाहर जाने को ना कहें, उसको अपने आप में समेटिए, अपने घर में रखिए उसको, और उसकी जो भी मानसिक स्थिति है उस पर बात कीजिए। आपका प्यार जब उसको इतना बड़ा कर सकता है, माँ बाप का प्यार जब इतना किसी बच्चे को बड़ा करता है, तो बच्चा ऐसा नहीं होता है, बच्चा अपना दुख जरूर आपको कहेगा। तो उसकी भी बात को सुनने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, उसकी मानसिक स्थिति को समझिए। ये बहुत झंझोड़ता है अंदर से, है ना, बहुत कष्टदायी होता है अंदर से, और ऐसी मेंटल स्थिति हो जाती है कि उस वक्त ऐसा लगता है कि मतलब क्या करें, है ना, बहुत गलत विचार भी आते हैं। तो अगर आप सही में, अगर सभी लोग आप एक दूसरे से प्यार करते हैं परिवार में, कि मेरी माँ है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, सबसे पहले हाथ आप ही लोग बढ़ाइए। परिवार के लोग पहले हाथ आगे निकालें अपने बच्चों के लिए, फिर समाज की हिम्मत नहीं होगी उस पर उंगली उठाने की। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप डिम्पल जी की संघर्ष को, उनकी यात्रा को, उनकी चुनौतियों को, उनकी बाधाओं को, जो परिवार की नेग्लिजेंसी है उसको समझ पा रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा कि किस तरह से एक्सेप्ट करें, उस पर आपकी समझ थोड़ा सा मजबूत हुई होगी। आप शायद इस दिशा में सोच पा रहे होंगे, और जब अगली बार हम किसी ऐसे ट्रांस साथी को रोड पे, ट्रेन में, बस में मांगते हुए देखें या कभी सेक्स वर्क करते हुए देखें, तो शायद हम इस पहलू पे भी वापस लौटें कि वो किन परिस्थितियों में ये सब करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई कहानी, कुछ नए किरदारों के साथ। धन्यवाद। श्रोताओं, ये तो थी आज की बातचीत ट्रांस समुदाय के यौन एवं प्रजनन अधिकारों और हमारी मौजूदा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों पर। हम लोगों ने जाना कि ट्रांस समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों और उनकी सुविधाओं को पाने में किस तरह की हिंसा और भेदभाव को झेल रहा है, लेकिन साथ ही हमने 2 हालिया घटनाओं के बारे में भी जाना, यानी ट्रांस कपल का माता पिता बनना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को हम सबके लिए उम्मीद की एक किरण बन जाना। साथियों, एपिसोड समापन से पहले हम एक बार फिर रचना से जानना चाहेंगे कि हम व्यक्ति या संस्था होने के नाते कैसे ट्रांस व्यक्तियों के लिए एक सहेली या दोस्त बन सकते हैं। हाँ, एक सीधा सा मतलब सपोर्टिंग सिस्टम है जो मतलब लंबी मतलब एक कंसिस्टेंट डायलॉग से ही मतलब हो सकती है। मतलब हम सभी को जब हम डिस्कशन प्लानिंग करते हैं कोई भी चीज का, उस प्लानिंग में ट्रांस लोगों के लिए हमने क्या डिस्कशन किया, भले ही वो ग्रुप में ट्रांस लोग नहीं हो। एक उदाहरण देके इसको सिंपली मैं समझाना चाह रही हूँ। एक शहर में स्मार्ट सिटी बनाने का एक प्लानिंग बन रहा है और उसमें सारे लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि मतलब ये मूवी थिएटर कहाँ रहना चाहिए, फ्लाईओवर कैसा जाना चाहिए, प्लेइंग ग्राउंड रहना चाहिए, पार्क रहना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहना चाहिए, ये मेट्रो रहना चाहिए, सभी का जिक्र तो होता है। और इसके लिए कई सारा मतलब इंटेलेक्चुअल्स और इंजीनियर्स जो मेल फीमेल ये सभी लोगों को बुलाते हैं और सोशल सिविल सोसाइटी को भी उसमें सहभाग करते हैं। लेकिन कभी सोचे क्या कोई लोग कि उसमें ट्रांस लोगों का भी राय लेना जरूरी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कितना मतलब एडवांस होगा वो स्मार्ट सिटी, ट्रांस लोगों को भी अपने फोल्ड में लेकर ये स्मार्ट सिटी बनाया जैसा ऐसा रहेगा, है ना, ताकि उनको ना लगे ट्रांस लोगों को कि ये हमारा शहर नहीं है। तो इसलिए आप डिस्कशंस में इस मुद्दा को रखो और एक्शंस तक होने तक वो एक्शंस में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, फिर आप कोरिलेट करो। ये है सही, मतलब ये हर दिशा में हर जगह पे होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, फैमिली से लेकर मतलब एम्प्लॉयमेंट तक, जॉब तक भी ये प्लानिंग रहना चाहिए। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? आपकी कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में या शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के मेल आईडी shadesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। साथियों, इस पॉडकास्ट सीरीज को आप बीते 8 महीने से सुन रहे हैं। आपके मन में क्या सवाल और सुझाव है? अगले सप्ताह इस सीरीज का अंतिम एपिसोड ब्रॉडकास्ट होगा।
जिसमें हम आपके सुझावों को जरूर शामिल करेंगे। तो आप जल्द से जल्द हम तक अपने सुझाव और सवाल पहुंचाएं। इस सीरीज के खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा और आपका साथ अब यहीं खत्म हो रहा है, बल्कि अब हम यहाँ से इस तरह के मुद्दों के बारे में और सोचना शुरू करेंगे, चर्चा करेंगे, बैठ के करेंगे, ताकि इन मुद्दों पर बातचीत की निरंतरता बनी रहे। हम आने वाले समय में कुछ ऐसे पहलुओं को भी टटोलेंगे, फिर उस पर एक सीरीज करेंगे जो हम इस पॉडकास्ट सीरीज में नहीं कर पाए। आपके साथ हमारी ये यात्रा बेहद खूबसूरत रही है। अगर आपने सारे एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहां बनी प्लेलिस्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी पर क्लिक करें, जहां आपको हमारे सभी एपिसोड सुनने को मिलेंगे। तो साथियों, अगले सप्ताह इस सीरीज के 18वें और अंतिम एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी सखी, सहेली, दोस्त अर्चना को दीजिए इजाजत। आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार और रखिए अपना खूब ख्याल। नमस्कार। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो।